नमस्कार, मैं प्रियंका। आज मैं आपको मोल बायो कवर करवाने वाली हूँ और मैं मोल बायो में भी बेसिक से लेके जो नेट जेआरएफ के अंदर जितना भी कवर होता है वो सब कवर करवाऊंगी। तो मेरा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं और जो मॉलिक्यूल बायोलॉजी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स। अब मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं तो ये तो होगा ही कि मतलब किसी ना किसी चीज़ से मिलके तो बने ही होंगे। ये तो है नहीं सिर्फ डीएनए है तो उसमें डीएनए की कुछ फॉर्म भी प्रेजेंट होगी, कुछ अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि डीएनए के अंदर क्या क्या होता है। इसमें होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब जो ये राइबोज है और ये शुगर होती है, यानी ये शुगर का मॉलिक्यूल है। अब न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ एसिड नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज होती है। जैसे न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड अकेला नहीं होता, न्यूक्लियोसाइड के अंदर भी कुछ चीजें जैसे कि इसके अंदर होगा अपना एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड यूरेसिल और साइटोसिन। ये न्यूक्लियोसाइड है, बट इनमें से एक चीज है जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होती बट आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। वो क्या है? यूरेसिल। ये जो यूरेसिल है ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होती है, डीएनए में नहीं होती। चलो ठीक है। अब मैं आपको शुगर मॉलिक्यूल के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो शुगर है वो नॉर्मली डीएनए में पेंटोज शुगर पाई जाती है, यानी 5 कार्बन। तो इसे हम लोग पेंटोज शुगर यूज करते हैं। और जो शुगर होती है इसमें मोनोसेक्राइड होती है। मोनोसेक्राइड यानी शुगर। पेंटोज शुगर होती है इसमें, जो 5 कार्बन की होती है। और ये जो शुगर है ये मोनोसेक्राइड होती है। मोनोसेक्राइड का मतलब है सबसे जो सिंपलेस्ट शुगर होती है, जो 5 से 6 कार्बन की बनी होती है, उसे मोनोसेक्राइड बोलते हैं। अब बताने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है जितना मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगी कि जो हम बोल रहे हैं कि 5 कार्बन की शुगर है, तो 5 कार्बन की कैसे शुगर होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे अब मैंने आपको बोला 5 कार्बन की शुगर होती है, तो आपको मैं पहले 5 कार्बन काउंट करवाऊंगी कि 5 कार्बन कौन कौन से होते हैं। तो देखो, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन और अपना ये वाला हो गया 5 कार्बन। तो हो गई ना 5 कार्बन की शुगर। अब शुगर में कार्बन के अलावा भी कुछ होता है। जो नॉर्मली अपन शुगर का फॉर्मूला लिखते हैं ना, वो कुछ ऐसे लिखते हैं, देखो CH2O। यानी अब हमारे पास कार्बन का भी कंपाउंड होना चाहिए, हाइड्रोजन का भी कंपाउंड होना चाहिए और ऑक्सीजन का भी कंपाउंड होना चाहिए। अब हमने कार्बन का कंपाउंड बता दिया आपको कि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये नॉर्मल शुगर है, ठीक है। अब जो शुगर होती है वो भी 2 टाइप से होती है, जैसे कि
तो अपनी जो पहली शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। एक होती है राइबोस शुगर। तो कौन सी दो शुगर होती है, एक तो डीऑक्सीराइबो और एक राइबोस शुगर। तो ठीक है, चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये दोनों शुगर में क्या डिफरेंस है, किसके अंदर पाई जाती है, कौन से मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो देखो डीऑक्सीराइबो, पहले तो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि मोस्टली जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे याद करने वाला चीज़ नहीं रखनी है, हमें स्ट्रक्चर को देख के समझना है। तो ये देखिए, अब ये दोनों अपने डीऑक्सीराइबोस और राइबोस के स्ट्रक्चर हो गए। तो पहले मैंने आपको बताया था शुगर में कि कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 और एक ही होता है 5। इसमें भी सेम लगे, क्योंकि शुगर है तो कार्बन तो 5 ही होंगे। अब ठीक है, चलो तो देखो ये है अपना C2 कार्बन, इसके ऊपर है यहाँ पे OH, और यहाँ पे है C2 कार्बन जिसके ऊपर है सिर्फ H। ये देखो, तो डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? कार्बन सेकंड पे, कि जो राइबोस शुगर है उसमें तो OH प्रेजेंट होता है और जो डीऑक्सीराइबोस शुगर उसमें H प्रेजेंट होता है। तो ये है सबसे पहला डिफरेंस कि भाई डीऑक्सीराइबोस में कार्बन जो सेकंड उस पर हाइड्रोजन है और राइबोस शुगर में कार्बन सेकंड के ऊपर OH ग्रुप है। जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगी और ये अपनी आरएनए के अंदर प्रेजेंट होगी। तभी तो अपन डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और इसको इसलिए बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि भाई डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है। अभी चलो मैंने आपको शुगर तो बता दी है, अब आपको मैं जब से न्यूक्लियोसाइड बोल रही हूँ कि कुछ न्यूक्लियोसाइड नाम की भी चीज़ होती है, तो अब हम लोग न्यूक्लियोसाइड पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड से ही ऐसा आ रहा होगा, पता नहीं न्यूक्लियस से रिलेटेड है या क्या है, बट इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होता है इसलिए इसको न्यूक्लियोसाइड बोला है, प्लस इसमें अपने बेसिस होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिस के बारे में बाद में बताऊंगी, पहले अपन नाइट्रोजन के बारे में बताऊंगी। नाइट्रोजन यानी अमोनिया ग्रुप। अब इसका क्या रोल है अपन देखते हैं कि भाई डीएनए, जब अपन डीएनए बनाते हैं तो उसमें हेलिक्स की फॉर्मेशन होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी, और बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए अपन को H+ भी रिलीज करना है। वो कैसे रिलीज करेंगे, उसमें अपना हेल्प करता है नाइट्रोजन, जो अमोनिया ग्रुप होता है वो। ये क्या करेगा कि जो H+ है ना, जब बहुत ज़्यादा H+ हो जाएगा तो उसके साथ ये इंटरेक्ट करेंगे, भाई हाँ इजीली उसको मिल रहा है तो ठीक है, बाइंड करने में क्या ही जा रहा है, ये बाइंड कर लेगा। जैसे ही इसने बाइंड किया, अब एक मीडियम होगा, मीडियम के अंदर क्या होगा कि H+ की जो कंसंट्रेशन है ना वो कम हो जाएगी।
H+ की कंसंट्रेशन कम होगी, बाइंडिंग होगी इजीली, इसलिए अपन नाइट्रोजन का यूज कराते हैं मोस्टली बाइंडिंग कराने के लिए। अब चलो मैं आती हूँ बेसिस के ऊपर। तो बेसिस में मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि भाई एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, यूरेसिल होता है। अरे यार, यूरेसिल होता है। अब ये तो आपको ओवरव्यू बताया कि बेसिस क्या होते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई बेसिस के भी कुछ टाइप होते हैं कि ये कैसे डिवाइड किए गए हैं मोल बायो में। बेसिस, अब दो टाइप के बेसिस पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं, एक तो प्यूरिन, एक बोलते हैं पायरिमिडिन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? प्यूरिन, पायरिमिडिन्स। अब प्यूरिन और पायरिमिडिन के अंदर जो मैंने आपको 5 बेसिस बताए थे, एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, उसको डिवाइड करेंगे कि भाई कौन सा प्यूरिन में प्रेजेंट है और कौन सा पायरिमिडिन में प्रेजेंट है। तो ठीक है, पहले आपको नॉर्मली मैं यहाँ पे 5 बेसिस लिख देती हूँ। ठीक है, अब पायरिमिडिन और प्यूरिन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली चीज़ तो ये, अभी इसका नॉर्मली अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो कुछ ऐसा बनता है 2 रिंग टाइप में, और पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि भाई प्यूरिन और पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। और पायरिमिडिन का कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, अब देखने से ही लग रहा है इसमें 2 रिंग प्रेजेंट होगी, तो इसमें 2 रिंग होती है। पायरिमिडिन में सिंगल रिंग मिलेगी आपको। और सिंगल रिंग भी क्या फॉर्मूले की होगी? 2n+4c, यानी 2 तो नाइट्रोजन ग्रुप होंगे, 4 कार्बन ग्रुप होंगे। अब इसमें 2 रिंग है, तो एक रिंग जो अपनी होगी वो पायरिमिडिन वाली रिंग होगी, और जो दूसरी रिंग होगी उसे वो होती है आइमिडोजोल की रिंग। ठीक है, अब पायरिमिडिन का आपको भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि भाई वो 2n+4c की रिंग बनाएगा। अब एमाइडिजोल की रिंग का क्या फॉर्मूला होगा? तो वो होता है 2n+3c, यानी एक कार्बन मॉलिक्यूल कम हो गया। देख लो वहाँ पे 4 कार्बन थे और यहाँ पे 3 कार्बन हो गए। ठीक है, चलो मैम इतना तो आपने हमको बता दिया प्यूरिन और पायरिमिडिन की रिंग में क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई जो अपन ने बेसिस पढ़े हैं पायरिमिडिन में कौन से आते हैं और प्यूरिन में कौन से आते हैं। तो जो पायरिमिडिन में बेसिस आते हैं वो आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो इसमें तो 2 ही बच गए, एडेनिन और ग्वानिन। अब बच्चे बोले मैडम मेरे को कैसे याद होगा कि भाई ये पायरिमिडिन के अंदर आता है, ये प्यूरिन के अंदर आता है, कुछ तो बताओ जिससे मेरे को याद रहे। तो ठीक है, लाइफ ऑफ पाई सबने देखी है और सबकी लाइफ का कटता है, अच्छे से कटता है। तो पाई कट याद रख लो तुम, मतलब पायरिमिडिन को काट दो अच्छे से। ये होगा अपना साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अब मैं तब से एक चीज नोटिस करूंगी, आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे कि मैम जब आपने आरएनए पढ़ाया था नॉर्मली और जब डीएनए पढ़ाया था तब आपने बोला था कि भाई डीएनए के अंदर है ना यूरेसिल नहीं होता, थाइमिन होता है, और आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? अब इसके पीछे क्या रीजन है? देखो डीएनए है, उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना है, तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई वो स्टेबल रहे, म्यूटेशन भी उसको कम करनी है। अब एक तो बेचारे आरएनए भाई साहब और एक डीएनए भाई साहब,
आरएनए भाई साहब क्या स्टेबल नहीं है, इधर उधर भागते ही रहते हैं, कभी इस पे कभी उस पे, तो इस पे कौन भरोसा करेगा स्टेबिलिटी के लिए। तो क्या करता है कि थायमिन ना इससे नाता तोड़ देता है कि भाई मेरे को तेरे में इंटरेस्ट है ही नहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो डीएनए के अंदर जो थायमिन है ना वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब जब स्टेबिलिटी हो जाएगी तो इजीली नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। और जब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने का मतलब है म्यूटेशन मत करो। अगर तुमने म्यूटेशन कर दी तो तुम अपने बच्चे को क्या दोगे, म्यूटेशन, उसको कैंसर हो रहा है, उसको कोई डिजीज हो रही है, इसलिए इसमें ये म्यूटेशन के चांसेस को बहुत कम कर देता है। तभी बोलते हैं थायमिन डाइमर बनते हैं, वो इसी रीजन से बनते हैं कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा सके। अब ये किसी काम का नहीं है, स्टेबल नहीं है ये। और म्यूटेशन तो भाई हाई रेट से करता है ये, बहुत ज़्यादा। तो ये डिफरेंस होता है कि भाई अपन ने थायमिन क्यों लिया है और यहाँ पे यूरेसिल क्यों लिया है। ठीक है, चलो ये होगी न्यूक्लियोसाइड की बात। मैंने न्यूक्लियोसाइड बता दिया आपको, मैंने आपको शुगर मॉलिक्यूल बता दिया। अब एक चीज़ और थी वहाँ पे, क्या था, फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट से पहले मैं एक आपको न्यू टर्म बताती हूँ, न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से बताए मैंने तुम्हें, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। फॉस्फेट तो होता ही फॉस्फेट है, PO4 माइनस, बहुत चार्ज लेके बैठा है फॉस्फेट, ऐसे ही नहीं है। अब चलो मैं आपको बताती हूँ, सपोज एडेनिन है, अब अगर एडेनिन राइबोस मतलब आरएनए के साथ प्रेजेंट हुआ, यानी राइबोस शुगर के साथ, तो ये बनाएगा एडिनोसाइन। एडिनो ने साइन कर दिया कि भाई राइबो शुगर मेरी है, इसलिए एडिनोसाइन। अगर अब एडिनोसिन को आ गया गुस्सा कि बोलता है तू रुक, तेरे को मैं भी बताता हूं, इसने अपने साथ मिला लिया फॉस्फेट को, वो राइबोस घमंड कर रहा था, यहाँ पे फॉस्फेट आ गया, राइबोस का तो घमंड चकनाचूर हो गया। अब इसने क्या बनाया, एडिनाइलिक एसिड। अब एसिड के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता, उसका तो खेल खत्म हो गया। चलो ठीक है, ये तो अपना हो गया कि राइबो शुगर अपने जुड़ गई, फॉस्फेट शुगर जुड़ गई, तो अपने पास ये एक बार तुम देख लो, मैं तुम्हें एक चीज और बताऊंगी। चलो ठीक है, इतना तुमने देख लिया होगा। अब यहाँ पे तो हमने बोला चलो मैम आपने राइबो शुगर जोड़ दी, आपने फॉस्फेट जोड़ दिया, अगर डीऑक्सीराइबो शुगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो उसे अपन बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। अपन याद है एएमपी पढ़ते हैं, वो एएमपी यही होता है, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। तो अब ये कहानी सबके साथ है, यूरेसिल के साथ, थायमीन के साथ, अपने सारे बेसिस के साथ, तो ये आप देख लेना। बट एक चीज का याद रखना कि जो अपना साइटोसिन है वो किस में प्रेजेंट होता है, यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है, थायमीन किस में प्रेजेंट होता है। कि यूरेसिल है अपना वो सिर्फ आरएनए में मिलेगा, तो उसके साथ डीऑक्सीराइबोज ऐड नहीं होगी, और जो थायमीन है वो अपना डीएनए में मिलेगा, तो उसके अंदर राइबो शुगर ऐड नहीं होगी। एक्सरे अपना क्रिस्टल है और फिल्म है, तो अभी अपने एक्सरे बीम डाली, जब ये बीम इस पे पड़ेगी तो ये कुछ रिफ्लेक्शन पैटर्न शो करेगी, यानी डिफ्रैक्शन शो करेगी।
अब जब क्रिस्टल के अंदर बीम पड़ी एक्सरे की और उसने डिफ्रैक्शन शो किया तो उसने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, देखो। अब फ्रैंकलिन ने देखा कि भाई जो मैंने इसके अंदर जो डीएनए डाला है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो इसको देख के उसने बताया कि जो अपना डीएनए है डबल हेलिकल है। दो तो उसमें हेलिक्स तुमको दिख ही रहे हैं, देखो ऐसे, ठीक है, ये टर्न भी कर रहा है। इनफैक्ट उसने बेस पेयर तक भी देख लिए थे कि भाई कौन कौन से बेस पेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू हमें पता लगा था कि भाई जो क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, तो हमें पता चल गया था कि भाई जो डीएनए वो अपना दिखता कैसे है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि भाई स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है और किसने दिया था। अब महान अनुभव हो रहा है वॉटसन एंड क्रीक। अब उन्होंने तो डीएनए को खोल के रख दिया पूरा, कैसे कि भाई ये डबल हेलिकल होगा। पहली चीज, इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे। अब डबल हेलिकल है, डबल स्ट्रैंडेड भी है। अब कोई भी चीज जब बॉन्ड बनाती है तो वो दो के बीच में बॉन्ड बनता है, सिंगल तो बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तो ये दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। यानी अगर एक में बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो दूसरे में बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एंटी पैरेलल और पैरेलल का मतलब भी यही होता है, मतलब जो अपना डीएनए होगा उसमें एक स्ट्रैंड तो पैरेलल होगा, दूसरा एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, अभी पता क्या है, ऐसा मेरे को थ्योरी बताने में मजा नहीं आ रहा है, मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बना के और फिर बताऊंगी तो फिर शायद ज्यादा अच्छा लगे। देखो, नॉर्मल मिस्टेक, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर कौन सा सही है इन दोनों में से? मोस्टली हम देखते हैं कि टीचर्स ऐसे पढ़ा देते हैं, दो डंडियां खींच दे और बीच में, ये थोड़ी ना डीएनए होता है, ये तो स्ट्रैंड लग रहे हैं। डीएनए को पढ़ा रहे डबल हेलिकल है बट हम स्ट्रक्चर बनाने हैं स्ट्रैंड का, और हाँ ये है डबल हेलिकल। तो स्ट्रैंड और हेलिकल में डिफरेंस तो आपको इतना पता ही चल गया होगा कि भाई हम ये सिर्फ एक नॉर्मल ना अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि भाई डीएनए है वो कुछ ऐसा होता है, ये रिप्रेजेंटेशन तक ओके है, बट तुम असली में डीएनए को ऐसा मत समझ लेना, डीएनए ऐसा होता है। ठीक है, अब डीएनए के अंदर मैंने आपको बताया टर्न होंगी, तो ये जब डीएनए ये जा रहा है तो यहां पे ये टर्न करेगा, देखो टर्न हो गया ना। अब ये यहां पे क्या हो गया, अपने बेसिस प्रेजेंट हो गए, एडेनिन थाइमिन यहां पे भी। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि जब हम डीएनए की नोटेशन करते हैं तो एक को तो लिखते हैं 5 प्राइम, 5 डैश नहीं, इसको प्राइम बोलते हैं, डैश नहीं बोलते। एक मतलब जो एक एंड होगा वो तो 5 प्राइम होगा, उसी एंड का जो एंड होगा वो होगा 3 प्राइम, और जो उसके अपोजिट बनेगा 5 प्राइम और 3 प्राइम। प्लीज इसको याद रखना, एंड इसको प्राइम बोलेंगे, डैश नहीं बोलेंगे। तो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड एंड 5 प्राइम एंड, तो डायरेक्शन एक तो होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड इस साइड, और एक होगी
3' to 5' एंड। तो अभी आपको बताया एक 5' to 3' डायरेक्शन होगी और एक 3' to 5' डायरेक्शन होगी, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये हो गया 5 to 3' पैरेलल स्ट्रैंड और ये वाला जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है वो है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। तो अभी मैं आपको जो थ्योरी में बता रही थी वो मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन कर रही हूं। और अभी मैंने आपको बताया कि जो अपने न्यूक्लिक मतलब जो अपने बेसिस एडेनिन थाइमिन है वो किसी से तो जुड़े हुए होंगे, दोनों स्ट्रैंड ऐसे तो है नहीं। अपन ने डायग्राम में देखा कि दोनों स्ट्रैंड के बीच में भाई हाँ टर्न्स हेलिक्स वेलिक्स बन रही है, तो वो सब कैसे बन रही है, मतलब कुछ तो हुआ है दोनों के बीच में, दो वो ज्वाइन हुए हैं, तो वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी बेसिस के बीच में अपन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी जिसके कारण जो दो स्ट्रैंड है ना अपने वो आपस में कनेक्टेड होंगे। अब आपको बॉन्डिंग बता रही हूं मैं, डीएनए बता रही हूं, सब बता रही हूं। अब एक ही तो बॉन्डिंग होती नहीं है डीएनए के अंदर कि सिर्फ भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी काम फिनिश हो गया। पहले मैं छोटा सा तुम्हें ना बॉन्डिंग के बारे में बता देती हूँ। बॉन्डिंग, दो लोगों की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए तभी तो साथ में रहते हैं, वरना दूर होने में टाइम नहीं लगता, वीक इंटरेक्शन हुआ तो। ठीक है, जो बॉन्डिंग देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग, बेस स्टैकिंग, वंडरवॉल और हाइड्रोफोबिक। चलो अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि जब आप टूल टेक की क्लास पढ़ोगे तो उसमें बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अभी मैं सिर्फ आपको नॉर्मल इतना ही बताऊंगी जो अपने डीएनए के अंदर यूज में आएगी। ठीक है, तो एक चीज, अभी मैंने आपको कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। अब ये और इन दोनों में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ये तो मैंने आपको कंप्लीट बताया कि भाई अंदर से ऐसे हेलिकल होगा, इसमें बेसिस प्रेजेंट होंगे, और ये मैं आपको ना डीएनए को और थोड़ा डिफाइन कर रही हूँ कि भाई डीएनए के अंदर कुछ ग्रूव्स भी प्रेजेंट होती है, तो वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले बॉन्डिंग समझा देती हूँ। अब देखो हमने पढ़ा है अपनी लाइफ में दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, एक तो लव मैरिज होती है और एक अरेंज मैरिज होती है। अब ये सोच लो ये है अपनी लव मैरिज, ठीक है। लव मैरिज कैसे, अपन ने इंसान को देखा, ठीक है, जाना पहचाना और हाँ कर दी कि भाई हाँ ठीक है मेरे को शादी करनी है, तो वो अपने बॉन्डिंग को कर ली स्ट्रॉन्ग। अब डायरेक्टली तुमने शादी कर ली, अब तुमने पूछा नहीं कुछ नहीं, अब शादी होने के बाद क्या होगा, कुछ हो ही नहीं सकता, रहना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो ब्रेक ही नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब अपन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलते रहते हैं, अब तो लिव इन खेलते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं खेलते। लिव इन में रहो फिर बोल दो यार नहीं हो पाएगा अपन से, फिर अपन करेंगे यहां पे अरेंज मैरिज। मतलब शादी होने के बाद अपने पास ऑप्शन नहीं है कि भाई हाँ अपन मैच नहीं कर पा रहे, रह पा रहे नहीं पा रहे, अब तो रहना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बट जब अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, मतलब अब सीधा सीधा है, कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे तो तोड़ ही नहीं पाएंगे अपन, उसको साथ में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छे से देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, रहा तो अपन साथ में रहेंगे, वरना ब्रेक कर देंगे, तो ये इजिली ब्रेक हो जाती है। और इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं, ये होगी। अब आती है वंडरवॉल फोर्सेस।
वंडरवॉल फोर्सेस का मतलब हम देखते हैं कि भाई लिपिड्स हैं, ठीक है, लिपिड है, अगर लिपिड के साथ H2O मिल जाए तो वो लिक्विड हो जाएगा, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ वाटर की प्रेजेंट में। तो वंडरवॉल फोर्सेस जब वाटर के साथ मिलेगी तभी वो अपना जो लिक्विड स्टेट है उसको शो कर पाती है। अब आती है अपने पास, मैं तुम्हें बेस स्टैकिंग फोर्स बताती हूँ, पहले डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए। बेस स्टैकिंग फोर्स का मतलब क्या है कि देखो ऐसे अपने बेस होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई बेस होगा तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये बेस एक तो ये बॉन्डिंग है, तो ये बॉन्डिंग तो अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब जो बॉन्डिंग मतलब जो शुगर होगी उनके साथ जो बॉन्डिंग बनेगी वो होगी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग। अब भाई जो एडेनिन के नीचे जो थाइमिन है और थाइमिन के ऊपर जो एडेनिन है उसके पीछे जो रीजन है वो है बेस स्टैकिंग फोर्स। मतलब ये एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बॉन्डिंग के बारे में बता दिया। अभी मैं तुम्हें बता रही थी कि भाई जो डीएनए होता है ना उसके अंदर ना कुछ ग्रूव्स पाई जाती है, उसकी मेजर ग्रूव होगी, माइनर ग्रूव होगी। तो एक तो होती है मेजर, एक होती है माइनर, ठीक है। मेजर से पता ही चल रहा है कि भाई सीनियर मोस्ट होगी, और माइनर का मतलब सुप्योरिटी तो इसमें होगी नहीं, ये बेचारा सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स शो करेगा, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शो करेगा। अब मेजर वाली जो अपनी ग्रूव होती है वो है जो ये वाली है, ठीक है, मतलब जो ऐसे आ रही है ये मेजर है। अब देखिए एक ये है और एक ये है, ये वाली जब अपन बोलेंगे इसको तो बोलेंगे मेजर, और जब वो लिंक कर रही है आपस में टर्न के लिए तो उसे बोलेंगे अपन माइनर। तो डीएनए के अंदर दो ग्रुप पाई जाती है, मेजर और माइनर ग्रुप, ये याद रख लेना, क्योंकि जब भी कोई डीएनए किसी के साथ अटैच होगा तो माइनर ग्रुप के साथ अटैच होगा या फिर मेजर ग्रुप के साथ अटैच होगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई दोनों का काम क्या है। अब डीएनए के बारे में बता दिया, डीएनए में कौन कौन सी बॉन्डिंग है वो बता दिया मैंने, मेजर ग्रुप बता दिया, माइनर ग्रुप बता दिया। अब एक और भाई साहब आते हैं, देखना मतलब डीएनए के पीछे तो सब हाथ धो के पड़ गए थे, वो हमारे आया चारगफ रूल लेके। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन में मैंने बताया था कि जो अपना एडेनिन एंड जो ग्वानिन होता है, पायरिमिड में बताया था साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, थाइमिन होता है। इन भाई साहब ने बोला कि जो प्यूरिन एंड जो पायरिमिडीन है ना वो दोनों इक्वल है। अब भाई ऐसे कैसे गड़बड़ घोटाला कर दिया उन्होंने, एडेनिन ग्वानिन को इन सबके इक्वल कर दिया, तो उन्होंने लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी दिया, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक चीज और मैं तुम्हें बताती हूं कि जब एडेनिन है वो थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा तो वो डबल बॉन्ड के साथ करेगा, जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ करेगा। अब देखो यहाँ पे तो है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड। अब कौन से बॉन्ड को तोड़ना बहुत इजी होगा, मतलब आपने थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई किया या थोड़ा सा भी अपने टेम्परेचर दिया और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो वो है डबल बॉन्ड। यानी जो मेल्टिंग टीएम यानी जो मेल्टिंग टेम्परेचर है एडेनिन और डबल बॉन्ड का वो क्या है, कम है, यानी वो आप थोड़ा सा भी उसको मेल्ट मतलब थोड़ी सी भी आपने उसको हीट दी तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वाइल जो साइटोसिन एंड ग्वानिन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, अब तुम एक इंसान दो इंसान के साथ फाइट करो, एक 3 इंसान के साथ फाइट करो, 2 के साथ करोगे तो पिट के ही तो आओगे। तो जो टीएम टेम्परेचर है इसमें इसका ज्यादा है, मतलब इसको बहुत ज्यादा आपको मेल्ट करवाने के लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तब वो मेल्ट होगा। चलो ठीक है, ये अपन ने आपको बता दिया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है,
अभी तुम लोगों ने मेरे को याद नहीं दिलवाया, हम एक चीज और भूल गए। कौन सी बॉन्डिंग भूल गए? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग। मैं बोलोगे मैम ने सब कुछ बता दिया, जो मेन थी उसको बताना भूल गई। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि राइबो शुगर होती है, तो डीएनए के अंदर 2 प्राइम जो कार्बन 2 होता है उसके ऊपर OH नहीं होता है, ठीक है। और CH2 ग्रुप के बाद अब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है। अब जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है तो देखो कितने फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुए? 3, 1 2 3, ठीक है। अब अपन को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, अब सपोज ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है, ये यहाँ पे तो कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अब इनको यहाँ पे ये दोनों आपस में तो शो कर रहे हैं बेस स्टैकिंग फोर्स। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होंगे? तो वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब आपको पता है इन सब, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई जो अपना फॉस्फेट होता है ना वो हाईली, मतलब इतना ज्यादा चार्ज होता है ना कि वो पागल रहता है अपने चार्ज को शेयर करने के लिए, कंट्रोल नहीं हो रहा उससे। अब ये अपना ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अपना चार्ज ट्रांसफर करके इसको शांति मिल गई है, ठीक है। जैसे ही अब आपको पता है कि भाई जो H+ के मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, वो ब्रेक होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है भाई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब इसको चाहिए प्यार, प्यार है ऑक्सीजन के पास और इससे अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये क्या करेगा? अब ये पूरी कोशिश करेगा उसके साथ अपना रिलेशनशिप बनाने के लिए। अब भी चक्कर, लव सीन स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। अब इसने इसको पटा लिया। अब जब ये उसको पटा लेगा तो देखो क्या होगा। अब इसने इसके साथ कर ली बॉन्डिंग, ठीक है। एक तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। अब ऑक्सीजन पागल थोड़ी ना एक्स्ट्रा चार्ज रखेगा, वो वापस भी तो इसको चार्ज ट्रांसफर करेगा, तो उसने चार्ज कर दिया। अब इसने बना दिए 5, ठीक है। एक इसके पास है यानी 6। अब फॉस्फेट 6 बॉन्ड को सहन नहीं, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। अब या तो ये फट जाए यहाँ से या ये किसी को रिलीज कर दे। तो ये क्या करता है, जिसके साथ इसका बहुत पहले से नाता था उसको तोड़ देता है। यानी लड़की आते ही दोस्तों को छोड़ दिया इसने। तो अब ये कुछ ऐसे बॉन्डिंग बनाएगा, देखो इधर तो हो जाएगा OP डबल बॉन्ड, अब जो अपना ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसे बोलेंगे, ठीक है।
और जो अपने भाई साहब थे इन्होंने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये किसी और के नीचे भी जो शुगर मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ भी कनेक्टेड होगा। तो क्या क्या इसने, एक फॉस्फेट तो खुद के पास रख लिया और 2 फॉस्फेट रिलीज कर दिए। अब जो उसने 2 फॉस्फेट रिलीज किए ना, इसे अपन पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। अब 2 क्वेश्चन। पहला, मैडम स्टार्टिंग में ये 3 फॉस्फेट के साथ क्यों अटैच था? स्टार्टिंग में 2 फॉस्फेट के साथ क्यों नहीं अटैच हो जाता? दूसरा रीजन, अब ये जो 2 फॉस्फेट बच गए हैं उनका क्या होगा? अब वो जब इतनी सारी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उसको एनर्जी चाहिए, और जो उसको एनर्जी 3 फॉस्फेट मतलब जो फॉस्फेट थे ना वो प्रोवाइड करवा रहे थे कि वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाए। ठीक है, अब जैसे ही, अब सपोज 2 फॉस्फेट, इसने तो अपना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लिया, अब वो तो कुछ करेगा नहीं। अब 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, अब ये बेचारे बैठे रहेंगे। तो अपन आगे जाएंगे तब अपन टेक्निक में पढ़ेंगे, एक पायरो सीक्वेंसिंग होती है जिसमें ये 2 फॉस्फेट यूज करेंगे लाइट बनाने के लिए। तो वही एनर्जी, ये बेचारे एनर्जी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, बट जब इनका मौका है तो इनको धोखा दे दिया इन्होंने। चलो ठीक है, अब देखो जब भी हम डीएनए बनाते हैं ना, तो जो 5 प्राइम है उसके ऊपर 3 फॉस्फेट दिखाते हैं और 3 प्राइम के ऊपर OH दिखाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों कि हम 5 प्राइम के ऊपर 3 फॉस्फेट दिखा रहे हैं और 3 प्राइम के ऊपर OH दिखा रहे हैं, और हम तो देख रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर पे बॉन्ड बन रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? जो अपना पहला शुगर वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको भाई बॉन्ड बनाने के लिए अपने ऊपर कुछ तो चाहिए। जब वो बॉन्ड कुछ होगा ऊपर तभी तो वो बॉन्ड बनाएगा, हवा में थोड़ी ना बॉन्ड बनाएगा। तो ये रीजन है हम हमेशा 5 प्राइम के ऊपर 3 फॉस्फेट दिखाते हैं। ऐसे ही नीचे वाले के साथ होगा कि भाई जो नीचे OH है उसको नीचे फॉस्फेट तो चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, जब फॉस्फेट ही नीचे अवेलेबल नहीं है तो वो क्यों बॉन्ड बनाएगा। तो ये रीजन है कि हम 5 प्राइम के ऊपर 3 फॉस्फेट दिखाते हैं और 3 प्राइम के ऊपर OH दिखाते हैं। चलो अब मैं आपको ना टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ाती हूँ। तीन टाइप के डीएनए होते हैं, बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए। अब जो सबसे ज्यादा अबेंडेंट होता है ना, सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है बी डीएनए। ठीक है, उसके बाद जो अपने बी और जो ए डीएनए होते हैं ना वो दोनों राइट हैंडेड होते हैं। अपना जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होगा। ठीक है, ये ना इसको बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी ज्यादा वाटर की कंसंट्रेशन चाहिए, वाइल इसको लो चाहिए। इसको ना ए डीएनए से थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। तो अब मैं आपको पहले ह्यूमिडिटी का बता देती हूँ। ये होगा अपना 90% ऑफ H2O, ये अपना 70% और ये 72%। तो देख रहे हो मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं इनकी ह्यूमिडिटी में डिफरेंस। और दूसरी चीज, जो अपना लेफ्ट मतलब जेड डीएनए होता है वो जिगजैग फॉर्मेशन शो करता है। ठीक है, अब अपन ने ना केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि कुछ एंटी कन्फर्मेशन होती है, कुछ सिन कन्फर्मेशन होती है। एक होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
तो बी डीएनए और ए डीएनए के अंदर एंटी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जेड डीएनए के अंदर एंटी और सिन दोनों प्रेजेंट होता है। जो एंटी है वो पैरिमिडिन में प्रेजेंट होता है, और जो सिन है वो प्यूरिन जो रेसिड्यूज होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे अच्छी चीज, जितने भी डीएनए है, अपना ए डीएनए, जेड डीएनए, वो सब किससे बने हैं? सब बी डीएनए से ही बने हैं, ओरिएंटेड हुए हैं। कैसे? देखो, अपना ए डीएनए, ठीक है, ये अपना बी डीएनए है जो 90% ऑफ वाटर पे है। अब अपन ने यहाँ पे वाटर को कर दिया रिमूव। हमने इतना पानी रिमूव किया है जिससे ये ना जेड डीएनए बना ले, यानी 72% के समथिंग। तो अब जो ये डीएनए बनाएगा, ये बनाएगा जेड डीएनए। अब अगर इसमें से अपन जेड डीएनए में से 70% H2O के समथिंग निकाल दे तो वो अपना बनाएगा ए डीएनए। अब ऐसा मत सोचना कि भाई पहले ना बी डीएनए से जेड बनेगा, ए बनेगा, बी से डायरेक्ट ए भी बन सकता है जब आप 70% निकाल दोगे। तो ये चीज याद रखना कि मतलब जो मोस्टली अपने पास बी डीएनए था, और बी डीएनए से ही बाकी जो फॉर्म है वो सब आई है। वैसे इस मतलब 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। इन तीनों के अंदर ना कुछ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो जो अपना बी डीएनए है इसके अंदर यानी टर्न्स, तो जो बी डीएनए के अंदर जो टर्न नंबर है वो होगा 10.5 आता है, बट हम मोस्टली अप्रोक्स उसको 10 लेते हैं, ठीक है। जो ए डीएनए है उसके अंदर अपन को मिलेगा 11, और जो जेड डीएनए है उसके अंदर अपन को मिलेगा 12। तो ये मैंने आज आपको बता दिया डीएनए होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या मिलते हैं, कितने टाइप होते हैं, कौन सी ग्रूव होती है। अब कल से मैं स्टार्ट करूंगी भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो कैसे है, और किसने इसको प्रूव कर दिया कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन क्यों नहीं है। तो ये चीज हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।